हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। पिछले 2 दिनों से हमारा सेशन ये नहीं हो पा रहा था, तो आज हमने अभी थोड़ी देर पहले 3 फरवरी के इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस थे उनको कवर कर लिए हैं और इस सेशन में हम 4 फरवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स रिलेटेड एमसीक्यूज को देखेंगे। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए फ्रेम किया गया है ताकि आपको अच्छी हेल्प मिल सके, जिसमें कि आप सीख सकेंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है और थॉरो एनालिसिस करते हुए हर स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर तक कैसे पहुंचना है। ओके, और ये सारे क्वेश्चंस ना सिर्फ आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में बल्कि और भी जो स्टेट लेवल पे डिफरेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी हेल्प करेंगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 यूपीएससी एमसीक्यूज सीरीज का हिस्सा है इन द जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो फर्दर अगर कोई इंटरेस्टेड है इसमें तो वो हमारे एप्लीकेशन पे जाके इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जहाँ पे आपको हम डेली 20 एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू यूपीएससी प्रीलिम्स और यहीं से 10 क्वेश्चंस इस सेशन में हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कल के क्वेश्चन है 4 फरवरी के, लेकिन इनको हम आज कवर कर रहे हैं। कल सेशन नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ सम रीज़न। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है, विद रेफरेंस टू आइसबर्ग्स एंड देयर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइसबर्ग के रिगार्डिंग हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया है, अगर आपको याद हो। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि 1 फरवरी के पहले जो ये लेक्चर्स थे ये सारे जीके टुडे 2.0 जो कि हमारा दूसरा चैनल है वहाँ पे पब्लिश किए जा रहे थे। ठीक है, तो अगर आप 1 फरवरी के पहले के लेक्चर्स देखना चाहें तो आप जीके टुडे 2.0 को रेफर कर सकते हैं। ओके, तो मैं बता रही थी आपको कि आइसबर्ग्स के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हमने पहले भी कवर किया है। यहाँ पे आई देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है आइसबर्ग्स के रिलेटेड। द फर्स्ट वन इज द लार्जेस्ट आइसबर्ग एवर रिकॉर्डेड, जिसका नाम है A23A, वेज अबाउट 1 ट्रिलियन टन्स। ये लार्जेस्ट आइसबर्ग है जिसको कि कभी रिकॉर्ड किया गया है। इसका नाम याद रखिएगा, इट इज़ A23A। ठीक है, आपसे पूछ रहा है क्या इसका वेट 1 ट्रिलियन टन्स है। बिल्कुल सही बात है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट आइसबर्ग्स है। ठीक है, और इसका बहुत हैवी वेट और एरिया इसका बहुत मैसिव है। ओके, तो बिल्कुल सही बात है, इट इज़ द लार्जेस्ट आइसबर्ग दैट हैज़ बीन एवर रिकॉर्डेड। फाइन। सेकेंड है, आइसबर्ग्स आर फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम फ्रेश वाटर ग्लेशियर। क्या ये जो आइसबर्ग्स हैं ये सिर्फ फ्रेश वाटर ग्लेशियर से ही बनते हैं? देखिए, किसी भी स्टेटमेंट में अगर आपको ऐसा कोई एक्सक्लूडेड वर्ड दिखाई दे जैसे कि ओनली, सोली या फिर ऐसे ऑल्सो करके, तो आप उसको ज़रूर ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आइसबर्ग सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर ग्लेशियर से बनते हैं? नो, क्योंकि आइसबर्ग जो आपके होते हैं ये सी आइस से भी ओरिजिनेट हो जाते हैं और डेफिनेटली सी आइस में आपका सॉल्ट वाटर होता है, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि फ्रेश वाटर ग्लेशियर से ही ये बनाए जाएँ, बल्कि आप इनको सॉल्ट वाटर से भी बना सकते हैं इन द सेंस कि वो बन जाते हैं, नॉट बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, आइसबर्ग्स ड्रिफ्ट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इम्पैक्टिंग मरीन इकोसिस्टम्स बिफोर मेल्टिंग। क्या ये ड्रिफ्ट करते हैं बहुत दूर तक जिससे कि मरीन इकोसिस्टम पूरा इम्पैक्टेड होता है बिफोर मेल्टिंग? येस, आइसबर्ग्स बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इन अक्रॉस ओशन, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा करंट है ओशन के अंदर, और ये डेफिनेटली वाटर की सैलिनिटी को, टेम्परेचर को और उसके न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, जिससे कि मरीन लाइफ फर्दर इफेक्टेड होती है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, सेकंड वाला आपका गलत है क्योंकि यहाँ ओनली वर्ड लिखा हुआ है, और फर्स्ट भी बिल्कुल सही था। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? योर आंसर इज बी ऑप्शन, ओनली 2। ओके, moving to the next question, with reference to UPI means Unified Payments Interface, which of the following statements are correct? आइए देखते हैं UPI के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट है, UPI transactions can exceed 2 लाख रुपीज़ पर डे फॉर कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन। अलग अलग कैटेगरी होती है, यहाँ पे कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस के लिए आपसे पूछ रहा है कि UPI की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 लाख रुपए के ऊपर जा सकती है पर डे के हिसाब से। नो, क्योंकि जो प्रपोज्ड अपर लिमिट है कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस की थ्रू UPI, इट इज़ 2 लाख रुपीज़ पर डे इटसेल्फ। ठीक है, 2 लाख से ऊपर आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते हैं। ओके, फॉर कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन। तो ये स्टेटमेंट आपका एलिमिनेट हो गया। सेकेंड है, UPI IDs कंसिस्ट ऑफ अ यूजर नेम एंड अ हैंडल दैट आर सेपरेटेड बाय अ हैशटैग सिंबल। UPI की ID आपने देखी होगी, आप सबके फ़ोन में भी होगी UPI की ID। उसमें जो यूज़र नेम होता है और जो हैंडल होता है, आर दे सेपरेटेड बाय अ हैशटैग सिंबल? नो, बल्कि ये जो यूज़र नेम और हैंडल हैं ये सेपरेटेड होते हैं @ सिंबल से, ना कि हैशटैग सिंबल से। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका गलत है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। आंसर इज डी ऑप्शन, नाइदर 1 नॉट 2।
Now the third question says, regarding the concept of National Manufacturing Mission launched in Union Budget 2025 to 26, consider the following statement. National Manufacturing Mission के बारे में 4 बातें हैं, आइए देखते हैं क्या क्या बातें हैं. The first one is, the mission aims to improve domestic value addition in the solar energy sector. इस मिशन का पर्पस क्या है? सोलर एनर्जी सेक्टर में डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को इम्प्रूव करना. यस, इस मिशन का बेसिक फोकस ही यही है कि क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को हम प्रमोट कर सकें, जिसमें कि स्पेशली टारगेट किया जा रहा है सोलर पीवी सेल्स के ऊपर. ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये. सेकेंड है, इट फोकस सोलली. अब देखिए, फिर मैंने आपको पीछे बताया कि कहीं पे भी ऐसा एक्सक्लूडेड वर्ड दिखाई दे तो ध्यान दीजिएगा. सोलली का मतलब सिर्फ और सिर्फ. ऑन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इंडस्ट्रीज. क्या ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करता है? नो, क्योंकि ये जो मिशन है इसमें ना सिर्फ स्मॉल ना सिर्फ मीडियम बल्कि लार्ज इंडस्ट्रीज भी ये कवर करता है. ठीक है, तो सिर्फ स्मॉल एंड मीडियम नहीं बल्कि स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज को ये फोकस करेगा. तो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. थर्ड वन इज, इट इंक्लूड्स ए स्पेसिफिक फोकस ऑन द फुटवेयर एंड द लेदर सेक्टर. क्या यहाँ पे स्पेशल फोकस दिया जा रहा है फुटवेयर और लेदर सेक्टर पे? यस, यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट स्कीम्स हैं इस सेक्टर में. ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं फुटवेयर और लेदर सेक्टर पे इस मिशन के तहत. फोर्थ है, द मिशन विल सपोर्ट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन महाराष्ट्र. इस मिशन के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी को स्टैब्लिश किया जाएगा महाराष्ट्र में. नो, ये तो बात सही लिखी है कि इस मिशन के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी को स्टैब्लिश किया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं बल्कि बिहार के अंदर इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है, ना कि महाराष्ट्र में. ठीक है, तो फोर्थ आपका यहाँ पे गलत है, सेकेंड गलत है, फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है. हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आंसर इज बी ऑप्शन, ओनली 2. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, with reference to women's participation in the workforce and related initiatives, consider the following statement. आइए देखते हैं. First है, the PM Employment Guarantee Program aims to provide guaranteed employment to all the women in India. जो PM Employment Guarantee Program है, क्या इसका पर्पस ये है कि जितनी भी वुमेन है इंडिया के अंदर उनको गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना? नो, क्योंकि ये जो स्कीम है ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी करती है ना सिर्फ वुमेन को बल्कि ऑल द रूरल हाउस होल्ड को. ठीक है, यानी कि इसमें मैन वुमेन दोनों आते हैं. जितने भी लोग हमारे रूरल एरियाज में रहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की गारंटी इसमें दी जाती है. ठीक है, ना सिर्फ ये वुमेन स्पेसिफिक स्कीम है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकेंड है, द संकल्प इनिशिएटिव फोकसेज ऑन स्किल डेवलपमेंट फॉर वुमेन इन द रूरल एरियाज. संकल्प इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? वुमेन के अंदर स्किल डेवलपमेंट करना इन द रूरल एरियाज. यस, संकल्प बेसिकली सपोर्ट करता है स्किल डेवलपमेंट को एंड वोकेशनल ट्रेनिंग को फॉर वुमेन, पर्टिकुलरली हमारे रूरल एरियाज में. थर्ड है, द आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू एम्पावर द ट्राइबल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. इस योजना के तहत क्या ट्राइबल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर किया जा रहा है? यस, डेफिनेटली. इस स्कीम का पर्पस है ट्राइबल वुमेन जो हमारी हैं उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को इन्हांस करना थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप. फाइन. तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सिर्फ फर्स्ट वाला गलत है यहाँ पे, बाकी दोनों बिल्कुल ठीक हैं. ठीक है, तो आंसर इज बी ऑप्शन, ओनली 2. Now fifth one is, with reference to Guneri inland mangroves, which of the following observations are correct? यहाँ पे गुनेरी inland mangroves के बारे में 3 बातें हैं, आइए इनको एनालाइज करते हैं कौन कौन सी बातें इसमें से सही हैं. फर्स्ट है, इट इज़ द लास्ट रिमेन्स ऑफ इनलैंड मैनग्रोव्स इन इंडिया. तो बिल्कुल सही बात है, ये एक नेचुरल इनलैंड मैनग्रोव साइट है जो कि हमारे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, गुजरात के. ठीक है, और ये लास्ट रिमेन्स हैं इनलैंड मैनग्रोव्स के इंडिया के अंदर. इसकी लोकेशन ज़रूर याद रखिएगा कि ये गुजरात में है. ठीक है, सेकेंड है, इट इज़ लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर्स फ्रॉम द अरेबियन सी एंड 4 किलोमीटर्स फ्रॉम द कोरी क्रीक. क्या ये लोकेटेड है अरेबियन सी से 45 किलोमीटर्स पे और कोरी क्रीक से 4 किलोमीटर्स पे? यस, इसकी डिस्टेंस अरेबियन सी से 45 किलोमीटर्स है और कोरी क्रीक से 4 किलोमीटर है. कोरी क्रीक कौन सी जगह है? जहाँ पे सी वाटर कभी भी अप्रोच नहीं करता. ठीक है. थर्ड है, द गुनेरी इनलैंड मैनग्रोव्स आर प्रिज्यूम टू हैव ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द म्यूसिन पीरियड. ये भी सही है क्योंकि ऐसा माना गया कि ये सारे जो मैनग्रोव्स हैं ये ओरिजिनेट हुए हैं या तो आफ्टर द मरीन ट्रांसग्रेशन जो हुआ था ड्यूरिंग द म्यूसिन पीरियड, या फिर सरस्वती रिवर की बैंक्स पे इन द ग्रेट रन ऑफ कच्छ. ठीक है, तो थर्ड जो यहाँ पे अजम्पशन दिया है ये भी बिल्कुल सही है. ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हैं. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू. ओके, नाउ सिक्स्थ वन इज, कंसीडर द फॉलोइंग
यहाँ पे 3 स्पेशीज के नाम हैं। विच ऑफ द अबव इज आर कंसिडर्ड एज एपेक्स प्रेडेटर्स इन देयर रिस्पेक्टिव हैबिटेट। एपेक्स प्रेडेटर्स कौन कौन से हैं इसमें से आपको ये बताना है। उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एपेक्स प्रेडेटर हम कहते किसको हैं। तो बेसिकली ये टॉप प्रेडेटर होते हैं, या आप जैसे जो फूड चेन बनाते हैं उसमें जो टॉप मोस्ट प्रेडेटर्स होते हैं उनको हम एपेक्स प्रेडेटर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब जो फूड चेन है उसमें जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल्स हैं उसमें ये आते हैं और इनके बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स हैं। आप इनको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से स्पेशीज़ के नाम हैं। फर्स्ट है यहाँ पे रस्टी स्पॉटेड कैट। ये स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट की स्पेशीज़ मानी गई है और ज़्यादातर ये रॉडेंट्स और स्मॉल बर्ड्स के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपको ये इंडिया और श्रीलंका में मिल जाएंगे और वाइल्ड नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा। ये इनका हैबिटेट है जैसे कि ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गए, तो इसी वजह से मतलब ये एपेक्स प्रेडेटर तो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो रस्टी स्पॉटेड कैट यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड है लेपर्ड्स। लेपर्ड्स डेफिनेटली एक वर्सेटाइल और अडेप्टिव बिग कैट है और ये जाने जाते हैं अपने स्ट्रेंथ और स्टेल्थ के लिए। डाइवर्स हैबिटेट्स में आपको ये मिल जाएंगे और डेफिनेटली ये टॉप प्रेडेटर हैं क्योंकि ये शिकार करते हैं बहुत सारे एनिमल्स का, लाइक डियर हो गए, स्मॉल मैमल्स हो गए। और लेपर्ड्स सॉलिटरी हंटर्स भी हैं और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम बैलेंस को मेंटेन करने में, राइट। तो लेपर्ड डेफिनेटली एक एपेक्स प्रेडेटर हैं। ओके, नाउ थर्ड वन इज स्नो लेपर्ड। ये आपको ज़्यादातर मिलेंगे माउंटेनियस रीजन्स में, सेंट्रल और साउथ एशिया के स्पेशली, और ये जाने जाते हैं अपने एल्यूसिव नेचर और थिक फर के लिए। ज़्यादातर ये शिकार करते हैं माउंटेन गोट्स का, शीप का और कुछ ऐसे और हर्बीवोर्स का। तो डेफिनेटली ये भी एक एपेक्स प्रेडेटर हैं लाइक लेपर्ड बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक हैबिटेट एंड प्रे डायनेमिक्स। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से एपेक्स प्रेडेटर हैं, रस्टी स्पॉटेड कैट को छोड़ के बाकी दोनों डेफिनेटली हैं। तो करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, ओनली 2 and 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज with reference to environmental regulations and trade consider the following statement। आइए देखते हैं क्या क्या बातें हैं। The first one is carbon border adjustment mechanism applies to all the products exported to the European Union। क्या ये जो mechanism है ये सारे products पे applicable है जो कि export होते हैं to the European Union? No, क्योंकि ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है ये स्पेशली टारगेट करता है सिर्फ कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट को, ना कि सारे के सारे एक्सपोर्ट को। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका एलिमिनेट हो गया। सेकेंड है EU डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन प्रोहिबिट्स इंपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स लिंक टू डिफॉरेस्टेशन। ये बिल्कुल सही है। EU डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन का पर्पज़ है डिफॉरेस्टेशन लिंक्ड प्रोडक्ट्स को प्रिवेंट करना कि वो यूरोपियन यूनियन के मार्केट में एंटर हो सके। ओके, now third one is CBAM taxes are levied on the basis of carbon emissions during production। yes, इसके जो टैक्सेस होते हैं ये बेस्ड होते हैं कि कितना ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट है किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का। ठीक है, तो कार्बन एमिशन के बेसिस पे ही इनको लगाया जाता है। फोर्थ है इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू द यूरोपियन यूनियन हैव इंक्रीज्ड अंडर दीज रेगुलेशंस। येस, क्योंकि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है टू द यूरोपियन यूनियन डेफिनेटली अंडर दीज रेगुलेशंस वो इंक्रीज हुआ है। तो ऑल्दो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ग्रो हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो रेगुलेशन है फ्यूचर में इसको निगेटिव तरीके से भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से सही है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो फर्स्ट वाला छोड़ के बाकी तीनों बिल्कुल सही थे। ओके, द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, ओनली 3। Now 8th question is consider the following, which of the above is are considered as fixed income instrument। इसमें से कौन कौन से आपके फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट है कॉर्पोरेट बॉन्ड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये ऐसे तरीके के डेट सिक्योरिटीज़ हैं जो कि कंपनीज इशू करती हैं कैपिटल को रेस करने के लिए, राइट। और इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट को ऑफर करते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो बेसिकली दीज आर रेटेड बेस्ड ऑन क्रेडिट रिस्क कितना है, जिससे कि जो अपील है टू द इन्वेस्टर्स वो इफेक्ट होती है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो हैं ये डेफिनेटली एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, नाउ सेकेंड वन इज इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर बेसिकली ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कंपनी में, और ये डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिक्स रिटर्न की गारंटी बिल्कुल भी नहीं होती है, और डेफिनेटली ये एक वेरिएबल इनकम इंस्ट्रूमेंट है, ना कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट के हिसाब से डिविडेंड डिवाइड किया जाता है। ठीक है, थर्ड है डेट सिक्योरिटीज़। इसमें स्पेशली बॉन्ड्स आते हैं आपके, और ये भी आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करते हैं। इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास एक स्टेबल इनकम हो सके
और इक्विटी से ये बिल्कुल भी डिफरेंट है, क्योंकि इक्विटी में हमने पढ़ा कि उसमें वेरिएबल रिटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है और इक्विटी शेयर्स आपके वेरिएबल इनकम इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन, ओनली 1 and 3। नाउ 9th क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, इनको एनालाइज करना है। फर्स्ट है increased consumption of ultra processed food has been linked to rising the rates of obesity and mental health disorders in children and adolescent। जो ultra processed food की increased consumption है उसकी वजह से obesity और mental health disorder बढ़ते जा रहे हैं children और adolescent में। क्या ये बात सही है? डेफिनेटली सही है, क्योंकि रिसर्च से हमें ये पता चला है कि ultra processed food की जो हायर इनटेक है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओबेसिटी रेट्स एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज अमंग द यूथ, ठीक है। जितना ज़्यादा आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे अपने फूड इनटेक में, उतना ज़्यादा ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती जाएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स आर ऑफन हाई इन शुगर, अनहेल्दी फैट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स विच कैन लीड टू वेरियस हेल्थ इश्यूज़। ये भी सही है, क्योंकि जो आपके अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं उसमें एडेड शुगर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है, अनहेल्दी फैट इसमें बहुत होता है, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स वगैरह भी इसमें मौजूद होते हैं दैट आर वेरी वेरी हार्मफुल टू योर हेल्थ, राइट। और यही रीज़न है कि ओबेसिटी के रिस्क और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हमारे यूथ में बढ़ते जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट 2 करेक्टली इसको एक्सप्लेन कर रहा है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर परफेक्टली फाइन एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1, ठीक है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं तो फिर हमें ये चेक करना होता है कि ये वाला स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। अगर इसमें से कोई एक भी गलत हो गया तो फिर आपको चेक नहीं करना पड़ता है, ठीक है। Now the last question is consider the following. Which of the above countries are the members of ASEAN, means Association of Southeast Asian Nations? आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से एशियान के मेंबर्स हैं। सबसे पहले एशियान को फाउंड किया गया था 1967 में, किस लिए? साउथ ईस्ट एशिया में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए, राइट। और इसके मेंबर नेशंस में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? सबसे पहले इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया, ठीक है। तो आप इसमें से चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। पहला है यहाँ पे मालदीव्स, तो मालदीव्स एशियान का मेंबर नहीं है। सेकंड है कंबोडिया, यस ये है। थाईलैंड भी है और लाओस भी है, ठीक है। तो आप इसके मेंबर नेशंस एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और उनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे सिर्फ मालदीव्स को छोड़ के बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं। विच ऑफ द अबव कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ एशियान? इसमें से 3 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो आंसर इज सी ऑप्शन, ओनली 3। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे आपकी प्रिपरेशन में यूपीएससी प्रीलिम्स के। तो ये हो गए 4 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स रिलेटेड एमसीक्यूज, और अगले सेशन में हम 5 फरवरी के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, तो वो आप कॉमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। तो वापस हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.